So let's connect from where we disconnected. हमने आइडेंटिफिकेशन और एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट, ये जो पहला पार्ट है क्वेश्चन का, ये सॉल्व कर लिया था। और अब हम जो इस इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट है वो सॉल्व करने लगे हैं। यहाँ से इस रिक्वायरमेंट से हमने एक और सबक सीखा कि देखने में जो अपेरेंटली एक रिक्वायरमेंट थी, ए पार्ट था ना, एक पार्ट था, उसके अंदर वो आपसे तीन काम करवा रहा था। वो आपसे वीज आइडेंटिफाई भी करवा रहा था, वो उनकी एक्सप्लेनेशन भी आपसे मांग रहा था, और तीसरा काम वो क्या करवा रहा था, वो उसकी इम्प्लीकेशंस या उसके जो इफेक्ट्स आ रही हैं स्विफ्ट कार्ड के ऊपर, वो भी डिस्कस करवा रहा है। सो दैट्स हाउ द एग्जाम इज और द क्वेश्चंस आर स्ट्रक्चर्ड। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इम्प्लीकेशंस पर। कि ये जो हमने देखा, आइडेंटिफिकेशन कर ली, एक्सप्लेनेशन कर ली, तो अब हम आते हैं इम्प्लीकेशन के ऊपर कि इस फैक्टर का, इस वी की इम्प्लीकेशन क्या है। तो हमें ये देखें, अगर केस स्टडी में क्या पता लगा कि जी ये जनरेट कर रहे हैं मैसिव अमाउंट ऑफ डाटा। तो क्या यहाँ पर ये जो वॉल्यूम का वर्ड यूज हुआ है, हमने इस पैराग्राफ में देखा ना कि ये जो द वॉल्यूम ऑफ इनकमिंग इंफॉर्मेशन का इफेक्ट क्या हुआ है कि इट हैज स्टार्टेड टू स्ट्रेन स्विफ्ट कार्ड्स डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर। इसने क्या करना शुरू कर दिया, इसने स्ट्रेन करना शुरू कर दिया स्विफ्ट कार्ड्स डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसकी इम्प्लीकेशन अगर मुझसे पूछेंगे तो वो क्या होगी, मैं सिंपली इस बात को सबसे पहले तो कॉपी करूंगा कि ये जो मैसिव अमाउंट ऑफ डाटा है, मतलब मैं इम्प्लीकेशन क्या लिखूंगा, ये जो मैसिव या एनॉर्मस डाटा है, इसने क्या किया है, दिस हैज स्ट्रेन्ड स्विफ्ट कार्ड्स डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर। ये इसका बेसिकली इफेक्ट है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपके पास एक हार्ड ड्राइव है, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, या आपके पास एक यूएसबी है, और आप उसके अंदर डाटा स्टोर करते हैं, और आपके पास बेतहाशा डाटा एकदम से आ जाए, तो आपकी जो यूएसबी है वो, उसकी तो जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो ही खराब सफर करेगी। वो फैसिलिटेट कर ही नहीं सकेगा। वो स्टोरेज कैपेसिटी तो क्या होगी, फैसिलिटेट नहीं होगी। यहां तक बात सही है, वो स्टोरेज कैपेसिटी फैसिलिटेट नहीं होगी। तो बिल्कुल इसी तरीके से जब बहुत ज्यादा डाटा आएगा तो इनको डाटा स्टोरेज के इश्यूज आ सकते हैं। अब अगर आप देखें, थोड़ा सा यहाँ पर आपने अलर्टनेस मेंटेन करनी है विद रिस्पेक्ट टू ये जो कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ी हैं। कि यहाँ पर जो आपके पास स्टोरेज का इशू है, वो जनरेट हो सकता है कि जो ट्रेडिशनल डेटाबेसेस हैं वो इनसफिशिएंट हैं, एंड स्पेशलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इज नेसेसिटेटेड। ठीक है, तो आपके पास बेसिकली ये जो ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल डेटाबेसेस की इनसफिशिएंसी है, द नीड फॉर स्पेशलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या ये अराइज होगी? ये बिल्कुल अराइज होगी, ये बिल्कुल अराइज होगी। सो बेसिकली जो आपके इसका इफेक्ट क्या हुआ है, स्ट्रेन स्विफ्ट कार्ड्स डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसमें आप ये कह सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल डेटाबेसेस हैं वो इनसफिशिएंट हैं फॉर स्टोरेज, फॉर डाटा स्टोरेज प्रोसेसिंग ड्यू टू ह्यूज वॉल्यूम, एंड देयरफॉर इसका इफेक्ट क्या है कि स्पेशलाइज्ड, एंड देयरफॉर स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजिकल
infrastructure is needed. ठीक है, ये बेसिकली स्पेशली ड्यूरिंग बिजी टाइम्स, बिल्कुल जहां पर आपका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है, जहां पर आपका वॉल्यूम क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, तो वहां पर स्पेशली जो आपके बिजी टाइम्स हैं उसके लिए ये आपको जो डाटा स्टोरेज प्रोसेसिंग के हवाले से इनसफिशिएंसी है वो ओवरकम करने की जरूरत है, या वो एक इफेक्ट है जो कि इसके ऊपर आएगा। अच्छा, इसके बाद फिर आपके पास हमने जो एक और चीज इधर ही उसने क्या कहा, हाउ एवर द वॉल्यूम एंड डाइवर्सिटी ऑफ इनकमिंग इंफॉर्मेशन। क्या आप पहचान सकते हैं कि ये जो वर्ड इसने यूज किया, डाइवर्सिटी ऑफ इनकमिंग इंफॉर्मेशन, ये वर्ड डाइवर्सिटी किस वी से रिलेट करता है? डाइवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन किस वी से रिलेट करता है? एक्सेलेंट। ये रिलेट करता है, ये रिलेट करता है आपकी वैरायटी से। ये रिलेट करता है आपकी वैरायटी से, राइट। सो वो कह रहे हैं कि ये जो वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये जो वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन है, इसका इफेक्ट, इसका जो इम्पैक्ट है वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन का, इसकी वजह से क्या हो रहा है, ओकेजनल इनकंसिस्टेंसीज क्रिएट हो रही हैं कस्टमर प्रोफाइल्स में। एक जगह कस्टमर का एक रिकॉर्ड है, दूसरी जगह कुछ और रिकॉर्ड है, और रिपोर्टिंग भी स्लो डाउन हो रही है, और रिपोर्टिंग भी स्लो डाउन हो रही है। तो ये बेसिकली आपके पास ये जो इनकंसिस्टेंसीज इन कस्टमर प्रोफाइल, ये क्यों हो रहा है? ये वाइड वैरायटी का डाटा है, क्योंकि ये वाइड वैरायटी का डाटा है। और जब डाटा बहुत वैरायटी में होता है, जब डाटा बहुत वैरायटी में आता है, तो उसका एक कॉन्सिक्वेंस तो हमने देखा था ना, कि जब डाटा बहुत वैरायटी में होता है, मल्टीपल सोर्सेस से मल्टीपल वैरायटीज का डाटा आ रहा है, तो व्हाट चैलेंज डज इट पोजेस? वो वहां पर आपके पास ये वाइड वैरायटी का ही डाटा है ना, यहाँ पर वाइड वैरायटी का डाटा है, तो वो चैलेंज पोज कर रहा है। तो ये बेसिकली आपके पास इसका जो इफेक्ट है, वैरायटी का जो इफेक्ट है, कि ये जो डाटा डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर है, डिफरेंट फॉर्मेट्स या वैरायटी ऑफ डाटा, इसका क्या इफेक्ट हो रहा है? इसका इफेक्ट हो रहा है कि डेटा इंटीग्रेट सही से नहीं हो रहा। इसका इफेक्ट क्या हो रहा है? डेटा इंटीग्रेशन के इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। एक जगह पर कस्टमर की एक प्रोफाइल है, दूसरी जगह कोई दूसरी प्रोफाइल है। तो इसका इफेक्ट क्या हो रहा है? इसका इफेक्ट डायरेक्टली किस चीज में हो रहा है? इनकंसिस्टेंट। आपने जो केस स्टडी से चीज उठाई वो क्या है? इनकंसिस्टेंट कस्टमर प्रोफाइल्स। इनकंसिस्टेंट कस्टमर प्रोफाइल्स जो हैं वो बेसिकली आपका एक इफेक्ट क्रिएट हो गया, और जिससे फिर कॉन्सिक्वेंशली जो आपकी रिपोर्टिंग और एनालिसिस है वो भी करप्ट हो रहा है, वो भी गलत हो। अच्छा, इसके बाद आपके पास जो वेलोसिटी है, हमारे पास एक ये भी था ना, वेलोसिटी भी हमने आइडेंटिफाई किया था। अब वेलोसिटी में स्पेशली जहां पर आपके पास हमने वेलोसिटी के अंदर जो चीज देखी थी वो क्या थी, कि ये जी 1 घंटे में थाउजेंड ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोसेस करें और उनको इमीडिएट एनालिसिस चाहिए, ताकि वो अपने ऑफर्स को उस हिसाब से टेलर कर सके। तो यहाँ पर इम्प्लीकेशन क्या है, कि इनको फास्ट, इसका ये जो फास्ट
इनकमिंग डाटा है और उसकी जो प्रोसेसिंग है, इसकी वजह से किस चीज की जरूरत पड़ जाती है कि इनका क्विक रियल टाइम एनालिसिस हो रहा हो। रियल टाइम एनालिटिक्स जो है, रियल टाइम एनालिटिक्स वो इधर रिक्वायर्ड होंगे। जो रियल टाइम एनालिटिक्स है वो इधर रिक्वायर्ड होंगे, जो हमने, ताकि अब आप ये रिटेल एंड ई कॉमर्स में है ना, ताकि आप अपनी फॉर एग्जांपल डायनामिक प्राइसिंग कर सके। तो यहाँ पर अब अगर आप अपने आंसर में साथ लिखते हैं कि उसके थ्रू आप अपनी डायनामिक प्राइसिंग कर सकती हैं और अदर मार्केटिंग कैंपेन्स को ऑल्टर कर सकती हैं, तो ये बेसिकली एक रियल टाइम एनालिटिक्स के थ्रू आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको, आई होप सो, कि ड्राफ्टिंग थोड़ी सी समझ में आई कि ड्राफ्टिंग किस तरीके से करनी है। हमने आइडेंटिफाई किया केस स्टडी से, फिर हमने उसको एक्सप्लेन किया और हमने देखा कि क्या हमने इससे रिलेटेड कोई और कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है किताब में, और हमने उसको भी अप्लाई करने की कोशिश की, उसको भी इसके अंदर मर्ज करने की कोशिश की, और फिर हमने इम्प्लीकेशन। तो अगर आप देखें तो आपके आंसर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो केस स्टडी है। इस 9 में से कितने मार्क्स आप सिक्योर कर लेंगे आपके ख्याल में? 5 नंबर ले लेंगे? अच्छा, 10। वेरी गुड। इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। ठीक है ना? सो इस, लेकिन टेक्निक समझ लें। आंसर हमने को बहुत लंबा आंसर नहीं लिखना, या आई कैप हमारे से कोई बहुत लेंथी किस्म का आंसर नहीं एक्सपेक्ट कर रहा। वो सिर्फ एक फोकस्ड, एक नपा तुला कैलकुलेटेड आंसर जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है। राइट? अच्छा जी, आगे अब बी पार्ट में आते। बी पार्ट के अंदर हमारे पास क्या था? वो कहते हैं कंसिडरिंग द इशू स्विफ्ट कार्ट इज एक्सपीरियंसिंग स्पेसिफिकली। अच्छा, इश्यूज आगे उसने खुद ही बता दिए हैं, वरना ऐसा भी हो सकता था कि वो इश्यूज रिक्वायरमेंट के अंदर ना बताता। वो कहता है जो इश्यूज केस स्टडी में हैं उनको देखते हुए, तो सबसे पहले जब मैं केस स्टडी रीड करता ना, तो मैं इश्यूज की निशानदही करता। बट काइंड ऑफ दी पेपर सेटअप कि उसने खुद ही बता दिया कि मैं किन इश्यूज की बात कर रहा हूं। इशू नंबर 1, जो इनकंसिस्टेंसीज है कस्टमर प्रोफाइल्स में, caused by data diversity and delays in reporting due to high volume। तो वैरायटी की वजह से, जो डाटा की वैरायटी है उसकी वजह से जो कस्टमर प्रोफाइल्स की इनकंसिस्टेंसी है, एक वो मसला। और दूसरा जो रिपोर्टिंग में डिलेज है, क्योंकि डाटा वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। तो ये दो इश्यूज उसने कहे। आप आइडेंटिफाई करें एनी टू डाटा रिलेटेड चैलेंजेस। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि आप आइडेंटिफाई करें, आप आइडेंटिफाई करें टू डाटा रिलेटेड challenges Swift Cart is explicitly encountering. For each challenge, suggest one emerging technology or trend that could address it and clearly justify how it would be effective। अब जरा बात को ध्यान से समझिएगा कि वो आपसे क्या क्या चीजें पूछ रहे हैं। देखने में देखने में एक रिक्वायरमेंट है, देखने में कोई ज्यादा नहीं, एक रिक्वायरमेंट है, और उसमें उसने आपसे क्या क्या चीजें पूछी। उसने कहा बी पार्ट के अंदर कि भाई सबसे पहली बात है, मुझे बताएं डाटा रिलेटेड चैलेंज, डाटा रिलेटेड चैलेंजेस बताएं।
ठीक हो गई बात। सबसे पहली चीज उसने क्या कहा, डेटा रिलेटेड चैलेंजेस बताए। दूसरा फिर उसने कहा हर चैलेंज के अगेंस्ट मुझे एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी बताएं, मुझे एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी या ट्रेंड बताएं। और फिर उसने तीसरी बात क्या की कि उसको जस्टिफाई भी करें, उसकी जस्टिफिकेशन भी दें कि वो ट्रेंड कैसे हेल्प करेगा। आप देख रहे हैं कि मैं जो आपका रिक्वायरमेंट, आपकी जो उसने रिक्वायरमेंट दी होती है उसको किस तरीके से तोड़ता हूं और फिर एक एक पार्ट के ऊपर काम करना आपको सिखा रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो आप अगर इस पेपर में सीख गए ना, तो आपको ना सिर्फ इस पेपर में तो इंशाल्लाह ताला मदद मिलेगी, ये तो पेपर आप पास करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन उसके अलावा आपको किसी भी पेपर की रिक्वायरमेंट पढ़ने में कभी मुश्किल नहीं आएगी। इस पेपर के अंदर जो एक चैलेंज आना है ना, जो मैं आपको एडवांस में बता दूं, वो ये है कि पेपर के बाद बच्चे को पता लगना है अच्छा ये भी पूछा हुआ था, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट जिस तरीके से पूछ रहे हैं ना, वो एक ही रिक्वायरमेंट के अंदर चार चीजें पूछ रहे हैं। तो बच्चे ने केयरलेस रीडिंग की वजह से दो चीजें कर दी, दो चीजें नहीं की। तो मैं आपको इस वजह से एक पूरा नीट एंड क्लीन स्ट्रक्चर बता रहा हूं, तो इससे आपने जरूर बेनिफिट डिराइव कर। अच्छा, अब आपके पास जो चैलेंजेस थे वो क्या थे। आपको जो पहला चैलेंज था, इनकंसिस्टेंसी इन, जी, अब जो हमारे पास पहला चैलेंज था वो क्या था, इनकंसिस्टेंसी इन कस्टमर प्रोफाइल, और दूसरा था रिपोर्टिंग डिलेज। इनकंसिस्टेंसी इन कस्टमर प्रोफाइल्स, और दूसरा था रिपोर्टिंग डिलेज। ये बेसिकली आपके पास दो चैलेंजेस थे जो कि बताए गए। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो आपके इनकंसिस्टेंसी इन कस्टमर प्रोफाइल्स, इसका उसने अगर आप देखें तो रीजन भी बताया था कि ये क्यों हो रहा है, डेटा डाइवर्सिटी की वजह से। ये क्यों, उसका रीजन क्या है कि डेटा डाइवर्स फॉर्म्स में है, तो डेटा डाइवर्सिटी रीजन है, मतलब वैरायटी, मतलब मल्टीपल स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं डेटा के, मतलब कुछ स्ट्रक्चर्ड डाटा है, कुछ अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है, कुछ सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा है। तो अब उसने आपसे सवाल जो पूछा है, उसने जो आपसे सवाल पूछा है, उसके अंदर अगर आप एहतियात से नोट करें तो वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं या इस पोर्शन ऑफ द चैप्टर में। जब उसने आपसे, जब रिक्वायरमेंट मैंने देखी ना बिग डाटा के चैलेंजेस, जब मैंने रिक्वायरमेंट देखी बिग डाटा के चैलेंजेस, तो मुझे फौरन, फौरी तौर पर जो चीज, जिस चीज का ख्याल आया वो ये कि बिग डाटा के तो मैंने चैलेंजेस पढ़े थे। अब मैंने बिग डाटा के तो चैलेंजेस एक, दो, तीन और चार पढ़े थे। कौन सा चैलेंज था जो कि वैरायटी से सबसे ज्यादा क्लोजली कनेक्टेड है? इन चार में से कौन सा चैलेंज है जो वैरायटी से, शाबाश, नंबर फोर, ये जो डेटा इंटीग्रेशन है। यही था ना कि मल्टीपल सोर्सेज से डाटा है तो वो क्या है, इनकम्पैटिबल है, इनकंसिस्टेंट है। ये बात समझ में आ रही है? मल्टीपल सोर्सेज से आपका डाटा आया तो वो क्या हो गया, वो हो गया इनकम्पैटिबल, इनकंसिस्टेंट। तो आपके पास बेसिकली पहला जो इशू आइडेंटिफाई हुआ वो क्या है कि भाई ये जो डाटा इंटीग्रेशन है, ये एक इशू है। क्या इशू है? डाटा इंटीग्रेशन का। क्यों ये एक इशू है उसको आपने पूरा जस्टिफाई करना है
केस स्टडी और जो किताब में चीज लिखी है उससे लिंक करके कि देखिए इनकंसिस्टेंसी इन कस्टमर प्रोफाइल्स जो है, ये क्यों डेटा इंटीग्रेशन का इशू है, क्योंकि डेटा डेटा डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में आ रहे हैं, डेटा डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में आ रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पर क्या इशू क्रिएट हुआ, डेटा इंटीग्रेशन। अच्छा, अब जब डेटा इंटीग्रेशन का ये वाला इशू आपने नोट कर लिया, गुड। तो क्या डेटा एक जगह कुछ है, एक जगह कुछ और है? तो क्या डेटा में इनएक्यूरेसीज भी हैं? क्या डेटा में इनएक्यूरेसीज भी हैं? तो अगर डेटा में इनएक्यूरेसीज भी हैं तो मेरा डेटा क्वालिटी भी ट्रिगर हो गया, तो मेरा डेटा क्वालिटी भी ट्रिगर हो गया। तो ये मेरा डेटा क्वालिटी ट्रिगर हुआ, क्यों? क्योंकि डेटा में क्या आ गई, इनकंसिस्टेंट कस्टमर प्रोफाइल का मतलब है कि डेटा में, कस्टमर के डेटा में क्या चीज क्रिएट होगी, इनएक्यूरेसीज क्रिएट होगी। कस्टमर डाटा के अंदर क्या क्रिएट होगी, इनएक्यूरेसीज क्रिएट होगी। ठीक हो गई बात? अच्छा, उसके बाद आपके पास रिपोर्टिंग के डिलेज थे। जो दूसरा इशू था यहाँ पर जो हमने सीखा था वो क्या था कि जी डिलेज हैं इन रिपोर्टिंग ड्यू टू हाई डाटा वॉल्यूम, क्योंकि डाटा वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। तो डाटा वॉल्यूम अगर ज्यादा है तो कौन सा चैलेंज इधर ट्रिगर होता है, बताएं जी। जब डाटा वॉल्यूम ज्यादा है, तो इनमें कौन से वाला जो चैलेंज है वो डायरेक्टली वॉल्यूम से रिलेट कर रहा है? एक्सेलेंट। ये जो आपका स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग वाला है, ये यही है ना कि आपका जो वॉल्यूम है डाटा का वो बहुत ज्यादा है, डाटा की ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। तो वो डाटा स्टोर करना भी एक चैलेंज है, उसको प्रोसेस करेंगे डाटा को तो रिपोर्टिंग होगी ना, एनालिसिस होगा। डाटा की प्रोसेसिंग के से ही उसका एनालिसिस, और उसी एनालिसिस की बेसिस पर रिपोर्ट्स जनरेट होनी है ना। तो बेसिकली आपने जो यहाँ पर इशू आइडेंटिफाई किया वो क्या है, डाटा की चैलेंज कौन सा आया, डाटा की स्टोरेज एंड डाटा की प्रोसेसिंग। डाटा की स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग का चैलेंज अराइज हुआ, क्यों? क्योंकि जो वॉल्यूम ऑफ डाटा है वो क्या है, एनॉर्मस है, प्लस ट्रेडिशनल डेटाबेसेस की कैपेसिटी के बियॉन्ड है, बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ ट्रेडिशनल डेटाबेसेस, बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ ट्रेडिशनल डेटाबेसेस, जिसकी वजह से आपको क्या चाहिए, स्पेशलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए बिग डाटा की प्रोसेसिंग। बिग डाटा की प्रोसेसिंग के लिए आपको क्या चाहिए, स्पेशलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होगा। अच्छा, अब ये हमने जो चीजें पढ़ी, अभी आपका आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, ये तो एक पार्ट है। इस बी पार्ट के अंदर एक काम आपने ये करना है, दूसरा काम अब आपने करना है कि आपने इमर्जिंग टेक्नोलॉजी या ट्रेंड के साथ इसको लिंक करना है। ठीक है, ये दूसरा काम है। अब इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ट्रेंड, क्या हमने कोई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ट्रेंड पढ़े थे? बिल्कुल हमने पढ़े थे, जब हमने ये इमर्जिंग ट्रेंड्स इन बिग डाटा के साथ उसको लिंक किया। अगर डाटा इंटीग्रेशन का इशू है, सबसे पहला इशू तो डाटा इंटीग्रेशन का ही है ना, सबसे जो पहला इशू है वो डाटा इंटीग्रेशन का है। तो मुझे जरा बताइएगा कि आप डाटा इंटीग्रेशन के साथ कौन से वाले ट्रेंड को लिंक करेंगे, कौन सा वाला ट्रेंड जो है बिग डाटा का वो इसको एड्रेस कर सकते हैं? जो ये डाटा इंटीग्रेशन और डाटा क्वालिटी का है, वेरी गुड। जैसे कि आपको नाम से ही दिख रहा है, जो आपकी एआई और मशीन लर्निंग इंटीग्रेशन है,
वो बेसिकली हेल्प कर सकती है। तो यहाँ पर आपके पास बेसिकली एआई एंड एमएल की जो यहाँ पे जो आपके पास एआई और एमएल की जो इंटीग्रेशन है वो बेसिकली हेल्पफुल होगी। एक बात होगी। अच्छा, दूसरी तरफ ये एआई एंड एमएल इंटीग्रेशन हो गया। अच्छा, दूसरी चीज क्या थी? दूसरा इशू था आपके पास डेटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग का। कि आपको क्विकली प्रोसेस करना है डाटा को। ठीक है, एक तो स्टोरेज का तो इशू था ही। स्टोरेज के इशू को एड्रेस करने के लिए आप कोई टेक्नोलॉजी क्या रेफर कर सकती हैं? टेक्नोलॉजी भी उसने पूछी थी ना। रिक्वायरमेंट के अंदर अगर आप देखें उसने कितनी क्लियरली ड्राफ्ट की है रिक्वायरमेंट। उसने कहा है सजेस्ट वन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और ट्रेंड। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये आपकी जो टेक्नोलॉजीज हैं जैसे कि हेडूप, जैसे कि अपाची स्पार्क, जैसे कि नॉट ओनली नो सीक्वल डेटाबेसेस, तो आप इधर से कोई टेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं जो कि ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डाटा को स्टोर कर सके। जैसे कि जो आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पर नो सीक्वल की आप टेक्नोलॉजी ये भी रेफर कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो आपके पास ट्रेंड्स हैं, क्योंकि आपने ये भी है ना कि वो डाटा के टाइमली प्रोसेसिंग भी जरूरी है। तो डाटा की प्रोसेसिंग की स्पीड को इनहेंस करने के लिए क्या कोई बिग डाटा का ट्रेंड हमने पढ़ा था कि अगर डाटा की प्रोसेसिंग नियर डाटा सोर्स हो जाए, अगर डाटा की प्रोसेसिंग कहां पर हो जाए? नियर डाटा सोर्स हो जाए, तो क्या वो आपकी ये जो लेटेंसी, जो आपका डिले है, इसको रिड्यूस नहीं कर देगा? तो इसका मतलब है कि जो आपकी एज कंप्यूटिंग, ये आपके इस मसले को का एक हल हो सकती है। यहाँ पर जो एज कंप्यूटिंग है, यहाँ पर जो आपके पास एज कंप्यूटिंग है, नो सीक्वल डेटाबेसेस हैं, ये बेसिकली इस मसले का हल कर सकती हैं। क्लाउड प्लेटफॉर्म भी यूज कर सकते हैं, वो भी एक वैलिड आंसर कंसिडर होगा। अच्छा, अब जब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया तब भी आपका आंसर कंप्लीट नहीं हुआ। मजे की बात ये है, क्योंकि अभी वो आपसे आगे क्या पूछ रहे हैं? वो आगे आपसे पूछ रहे हैं जस्टिफिकेशन। वो कहते हैं कि एआई और मशीन लर्निंग की इंटीग्रेशन जो है वो कैसे आपके ये डाटा इंटीग्रेशन और डाटा क्वालिटी के इश्यूज को जो है वो सॉर्ट आउट कर सकती है। तो इसके अंदर इसकी जो जस्टिफिकेशन है उसमें क्या है कि वो बेसिकली ये जो डाटा क्लींजिंग है, डाटा वैलिडेशन है, इस तरह की चीजें ऑटोमेटेड ऑटोमेट हो जाएंगी। मशीन खुद जो है वो डाटा क्लीनिंग, डाटा वैलिडेशन के स्टेप्स जो है वो परफॉर्म कर लेगी। जो अनयूजुअल चीजें हैं, अनयूजुअल आइटम्स हैं, उनको फ्लैग कर देगी। डिफरेंट डाटा फॉर्मेट्स को हैंडल कर लेगी। अच्छा, ये जो जस्टिफिकेशन है ना, ये अभी आपके लिए बहुत शायद एग्जैक्ट जस्टिफिकेशन ड्राफ्ट करना चैलेंजिंग हो, लेकिन वंस हमने सिस्टम्स की ग्रिड कवर कर ली तो ये वाली जस्टिफिकेशन आप बड़ी कंफर्टेबली हैंडल कर लेंगे।
जब हमने सिस्टम्स की ग्रेड कवर करेंगे तो जस्टिफिकेशन हैंडल करना और आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए हम कितना आंसर लिख सकते हैं बेसिकली कि आपने डाटा क्वालिटी के लिए रिगरस वैलिडेशन और क्लींजिंग करनी है, तो वहां पर आप एआई और मशीन लर्निंग कैसे सपोर्ट कर सकता है कि वो ये ऑटोमेट कर सकता है इन चीजों को। वो क्या कर सकता है, इन चीजों को ऑटोमेट कर सकता है। डाटा इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म जैसे यहाँ पर एआई मशीन लर्निंग जो है वो इंटीग्रेशन जो है उसको सपोर्ट कर सकती है। तो बेसिकली आपने ये हल बताना था। अच्छा, उसके बाद फिर आपके पास जो डाटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग है कि आपको क्विक किस्म की वो चाहिए, तो आपको बेसिकली जो डाटा प्रोसेसिंग जस्टिफिकेशन क्या है कि डाटा प्रोसेसिंग नियर डाटा सोर्स होगी। तो आपका इशू स्पीड का ही है ना, तो इसकी वजह से जो लेटेंसी है, जो लैग है, जो डिले है, वो बेसिकली क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। वो बेसिकली क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक हो गया। और उसके थ्रू आप अपनी स्पेशली जो आपके पीक टाइम्स हैं, जैसे रमजान की स्पेसिफिकली एग्जांपल दी हुई है, तो जो आपके पीक टाइम्स हैं वहां पर आपकी जो रिपोर्टिंग है और जो आपकी इंसाइट्स जनरेशन है वो बेसिकली स्पीडिफाई हो जाएगी। ठीक होगी कहानी। हाँ जी। कोई शक, कोई कंफ्यूजन? ये समझ में आ रहा है कि ड्राफ्टिंग किस तरीके से, किस हिसाब से करनी है। असल गेम जो इस पेपर के अंदर, क्योंकि देखिए तकरीबन जो आपका 50% पेपर है, वो मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी ओरिएंटेशन के अंदर, कि 50% पेपर इज सिनेरियो बेस्ड और 50% प्योर याद करने वाली चीजें। क्लियर हो गया? ये आपको मैं इसका पीडीएफ नहीं दूंगा, ये आपने अपने हाथ से नोटिंग सारी करनी है ताकि आपको चीजें जो है वो क्लियर। ठीक है? कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जिसने नोटिंग ना की हो? क्योंकि इसका देखिए जो आप अपने हाथ से लिखेंगे ना, वो आपको एक फ्लो भी फिर समझ में आएगा। जब आप देखेंगे मार्क्स गेन करना अगर आसान है तो मुश्किल भी है, कि अगर आपने एक एक एस्पेक्ट को अंडरस्टैंड ना किया, इसमें उसने 3 चीजें आपसे मांगी थी, अगर आपने कोई एक भी चीज मिस कर दी, आपका आंसर गया, आपके मार्क्स गए। ठीक है ना? अच्छा, नोट नहीं किया? चलें, इस दफा के लिए मैं दे रहा हूँ ये आपको सारा जो पीडीएफ है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड ये चीज आपके जहन में रखें, क्योंकि पीडीएफ से वो एक्टिव लर्निंग नहीं हो सकती। जो उम्मीद है आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि उससे वो एक्टिव लर्निंग नहीं हो सकेगी। राइट? थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये हेल्पफुल रहा सेशन?